हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 10 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है सपाट छत वाले बांस के घर। सेकंड है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। थर्ड है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। और फोर्थ है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जहां वर्षा ज्यादा होती है, अधिक होती है, वहां पर घर कैसे बनाए जाने चाहिए? बांस के खंभों पर यानी ऊंचाई पर बने होने चाहिए, साथ ही उनकी छतें ढालू होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है वहीदा प्रिज्म। सेकंड है सुनीता विलियम्स। थर्ड है बछेंद्री पाल। और फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर है और इनकी प्रसिद्धि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। साथ ही इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मेघालय, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मिजोरम और फोर्थ है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, घटपर्णी का पौधा मेघालय में पाया जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो चारों ऑप्शन में जो राज्यों का नाम है वो सभी म से ही स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप लोग भ्रमित हो जाएं। तो इसे अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 950 मीटर के। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितनी होगी? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मान दिया गया है वो हमारा पॉइंट में है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे इससे गुणा करते हैं। यानी सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि इस तरीके का एक प्रश्न पिछली बार लगभग हर शिफ्ट में पूछा ही गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, सिंपली यहाँ से हम लोग 0 को हटा देंगे और यह पॉइंट भी हमारा हट जाएगा। अब जो हमारे पास नंबर है यानी जो 95 है, इसे इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास जो मान आएगा वो है 1, 5, 9, 6 और 5। अब देखिए, यह जो हमारा मान आ गया वो हमारा मीटर में मान आ गया, जबकि यहाँ ऑप्शन जो है वो दिया गया है किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे 1000 से भाग देते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो जितना भी शून्य होता है 1000 में 3 शून्य होते हैं, और उतने ही अंकों के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। यानी कि इतना हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ए है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। बी है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। सी है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। डी है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। और डी है जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो देखिए, इसमें से जो ग्रुप लीडर का जो भूमिका है वो है हमारा सी, डी और ई। तो ये 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ए और बी की बात नहीं की गई है आपके एनसीईआरटी बुक में। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। बी है, इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, जब तक कि भूजल स्तर यानी जो वाटर लेवल होता है तक न पहुंच जाए। सी है, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। और डी है, यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है।
इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में हमें सही कथन का चयन करना है, तो जो कि है हमारा ए, बी और सी। ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो डिजर्ट ओक जिसे हम बोलते हैं या फिर रेगिस्तानी ओक जिसे बोलते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, न कि अबू धाबी में। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दूरी है हमारा 504 किलोमीटर, साथ ही यह जो समय दिया गया है 7 घंटे, तो इसे हम लोग 7 से भाग देंगे 504 में। तो जब हम लोग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 72, यानी 72। अब क्या है, यह चाल किस में आया आपका? किलोमीटर प्रति घंटा में आया, जबकि हमें कैसे ज्ञात करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज करने के लिए 5/18 से यहाँ हम लोग गुणा कर देते हैं। 18 यहाँ हो गया। अब 18 से जब आप भाग देंगे तो यह 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन का जो औसत चाल था वो क्या था? 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में इस बार भी, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होता है, जो ऐसे आप पहले अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, ऐसे आप सीधा 4 लाइन ऐसे लगा लें। यह जो ऊपर की ओर दिशा इंगित करता है, यह क्या है? आपका उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पश्चिम है और यह पूर्व है। अब आप लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करना होगा भारत के मैप पर। आपको इंडिया का मैप क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए आपके माइंड में। मान लेते हैं कि यहाँ हमारा दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली तो ऊपर ही है। अब उसके सापेक्ष हमसे पूछा जा रहा है कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल की दिशा। पश्चिम बंगाल किधर है? इस तरफ है। अब यहाँ से दिल्ली के सापेक्ष आप कोलकाता की दिशा देखेंगे तो यह किस तरफ आ रहा है? दक्षिण की ओर आ रहा है, साथ ही पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। इसलिए दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। तो मैप से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा इस बार भी। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल एक मंक यानी मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, यानी पेयर में होते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था, यानी प्राप्त नहीं किया था। ऑप्शन फर्स्ट है बीजों का हरा या पीला होना, सेकंड है बीजों का खुरदरा या चिकना होना, थर्ड है पौधों का लंबा या नाटा होना, और फोर्थ है अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। इन्हें अपने प्रयोग में यह प्राप्त नहीं हुआ था कि जो मटर के पीले और हरे रंग के पौधे हैं वो मिलकर कोई नया रंग बना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। या फिर उन्होंने प्रयोग किया था हरा और पीला मटर पर, साथ ही खुरदरा और चिकने मटर पर, लंबे और छोटे मटर पर, लेकिन इस प्रयोग में उन्हें ऐसा देखने को नहीं मिला था कि जो बीज का कलर हो, यानी या फिर अगर खुरदरा और चिकना जो मटर का अगर इन्होंने वो कराया तो इसमें उनकी संतति ऐसी नहीं हुई जो कि न ही चिकना हो और न ही खुरदरा हो। ये बीच वाली स्थिति देखने को नहीं मिली, बल्कि क्या था कि उसमें खुरदरा भी था। जो खुरदरा था वो प्योर खुरदरा था, मतलब शुद्ध था। साथ ही जो चिकना था वो प्योर चिकना था। ऐसा नहीं था कि दोनों का मिक्स था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। ध्यान रखें, इनमें से एक प्रश्न आपको फिर से ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बस ये होगा कि आपका ऑप्शन चेंज कर सकता है। यहाँ पर जो नया रंग दिया गया है उसकी जगह पर आपको ये दे दे कि वो खुरदरा होगा, चिकना होगा, लंबा होगा या नाटा होगा। तो आप लोग याद रखें कि बीच वाली स्थिति यहां पर बिल्कुल भी नहीं बनी थी। या तो जो था वो पीला ही था या फिर हरा ही था, बीच वाला रंग नहीं आया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? देखिए, यहाँ पर एक ऐसे पजल टाइप का दिया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा,
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, जो मोर होता है यह इसकी विशेषता है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि इतने शिफ्ट में आपके एग्जाम लिए गए थे कि इनके पास एक मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं बचा, प्रश्न नहीं बचा जिसे इन्होंने पूछा ना हो, चाहे वो चैप्टर का नाम हो, उसके लेखक हो, या फिर कोई भी पजल भी हो, तो वो भी उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा था पिछली बार सीबीएसई वालों ने। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। देखिए इसमें से आपको मिलान करना है सही सही। कीट इनमें से कौन सा है? तो देख रहे हैं कीट, कॉकरोच जो है वो कीट है। इन चारों ऑप्शन में से पक्षी कौन सा है? तो वो हमें दिख रहा है उल्लू, तो पक्षी यह जो ऑप्शन भी है इसका मिलान होगा ऑप्शन फोर्थ से। सरीसृप कौन सा है? तो सरीसृप जो है वो है हमारा कछुआ। और स्तनधारी आप लोग याद रखेंगे, स्तनधारी चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है पंजाब और फोर्थ है दिल्ली। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। देखिए इस प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इस बार भी। मैप को आप अच्छे से कर लें, इंडियन मैप को। अगला प्रश्न है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। ऑप्शन फर्स्ट है डेंगू, मलेरिया और कोविड-19, सेकंड है चिकनगुनिया, डेंगू और एचआईवी एड्स, थर्ड है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, और फोर्थ है कोविड-19, चिकनगुनिया और डेंगू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह प्रश्न लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है, पहले से भी पूछा जा रहा था और अब भी ये चल ही रहा है। अगला प्रश्न है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, सेब और कद्दू, सेकंड है सेब, गुड़ और खीरा, थर्ड है आंवला, पालक और कद्दू, और फोर्थ है आंवला, पालक और गुड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, आंवला, पालक और गुड़ जो है इनमें आयरन जो होता है उसकी प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, सेकंड है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, थर्ड है अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, फोर्थ है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो हमें तुलना नहीं करना है होता है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका अलग हो गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, पक्षपात और रूढ़िवादिता को कम करना, साथ ही जो विविधता है उसको महत्व देना सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गलती हो गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है चैट में GIF, सेकंड है वीडियो कॉन्फ्रेंस, थर्ड है ब्रेकआउट रूम्स, और फोर्थ है वर्चुअल बैकग्राउंड। यहाँ पर बात की जा रही है बिना बोले संचार की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट। 8 जनवरी के जो पेपर में भी ऐसा ही प्रश्न हमें देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, सेकंड है नदी के पानी के रंग से उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, थर्ड है फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, फोर्थ है जन्म देने वाले और अंडे निक्षेपण करने वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो केवल देखकर चित्र बनाना किसी भी चीज को देखकर, ये हमारा नकल हुआ एक टाइप से, इसे हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, नदी के पानी को के रंग को देखकर, यानी उसमें कुछ प्रदूषक हैं या नहीं है, या फिर वो शुद्ध है, तो इसकी पहचान करना इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। सेकंड है, पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूहों में इसके बारे में चर्चा करें। थर्ड है, पाठ्यपुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना पाठ्यपुस्तक से। और फोर्थ है, इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। तो केवल श्यामपट्ट से नकल करना या फिर केवल सूचीबद्ध करना, इसे हम लोग सक्रिय नहीं कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ऑप्शन सेकंड क्यों नहीं होगा। यहाँ पर हमने बांध दिया है उन लोगों की सीमा को कि केवल दो दो लोग ही इस समूह दो दो लोगों का ग्रुप होगा और इसके बाद वो लोग चर्चा करेंगे, जबकि यहाँ पर लिमिट नहीं है, यहाँ पर सीमित नहीं है बच्चे, यहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। सेकंड है, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल प्रयोग किया गया है। थर्ड है, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। फोर्थ है, विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेजपोश बनाने को कहना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से सभी ऑप्शन गलत ही हों। आपको कभी कभी सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना होता है, चयन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो भूमिका निर्वाह का जो प्रक्रिया होता है वो भी हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रामाणिक कार्य की बात की गई है इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। विद्यार्थियों को उनकी पसंद, उनकी रुचि को ज्यादा महत्व देना सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों बता रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। सेकंड है, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में यह सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसा सेम दिया गया है। थर्ड है, हमारे दादा दादी, नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। ऑप्शन फोर्थ है, खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन को भी हम सही बोल सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत नहीं है। तो इसलिए पिछली बार सीटेट की ओर से यानी सीबीएसई वालों की ओर से एक अतिरिक्त अंक इसके लिए प्रदान किया गया था, यानी जिसने जो भी ऑप्शन लगाया उन्हें 1 अंक प्रदान किया गया था। तो आप लोग इसे देख लें, वैसे इनमें दोनों ही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, शाहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता? उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। शाहमीर, क्या वहां पर लोग उल्टे खड़े हैं?
यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? ये बच्चों का प्रश्न है कि भाई वहां पर जब जो निचले दक्षिणी गोलार्ध में है वहां के लोग गिरते क्यों नहीं हैं अगर उल्टे खड़े हैं तो। स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शाहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? देखिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको 8 जनवरी के प्रश्न पत्र में भी देखने को मिला था और आज भी यही है, यानी 10 जनवरी के प्रश्न में भी यही देखा गया। ऑप्शन फर्स्ट है, जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी पर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। सेकंड है, कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या बाहर गिर जाएगी? थर्ड है, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। ऑप्शन फोर्थ है, एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं। देखें कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। एक पिन को ग्लोब के ऊपर चिपका देने के बाद उस ग्लोब को इधर उधर आप घुमा सकते हैं और घुमाकर बच्चों को दिखाएं कि किस तरफ से क्या पिन किसी भी स्थिति में गिरता है या नहीं गिरता है। तो ये ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। सेकंड है, ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। थर्ड है, विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। फोर्थ है, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। इसके माध्यम से बच्चे क्या करेंगे कि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो विभिन्न पशु होते हैं वो कैसे भोजन इकट्ठा करते हैं। कुछ तो सूंघ कर करते हैं, जैसे अगर आप बाघ वगैरह का उदाहरण ले लें तो वो अपने शिकार का पता कैसे करते हैं, उनके जो मूंछें होती हैं उससे उनका अंदाजा लगाते हैं। कुछ पशु जो होते हैं सूंघ कर करते हैं, कुछ आवाज से करते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञानेंद्रियां उनकी हैं इसके आधार पर बच्चे जो हैं उनको अलग अलग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उसको। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दी गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है? देखिए इसी तरीके का एक प्रश्न आपको 8 जनवरी के प्रश्न पत्र में भी देखने को मिला था और ऑप्शन भी लगभग सेम ही था, एक दो ऑप्शन इधर उधर था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन 4। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लें, अच्छे से इसे समझ लें ताकि फिर से अगर ऐसा ही प्रश्न आए तो आपको परेशानी ना हो। प्रश्न संख्या 25 है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है, भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। सेकंड है, कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। थर्ड है, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। फोर्थ है, पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। सबसे उपयुक्त यह होगा कि चाय जब गर्म होता है तो उस पर जब हम लोग हवा ऐसे फूंकते हैं मुंह से तो फिर वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो ये हमारा सबसे प्रामाणिक होगा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है,
ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा, यानी जो सबसे कम उपयुक्त हो। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। सेकंड है विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। थर्ड है विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। फोर्थ है विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। देखिए, ऐसा ही एक प्रश्न 8 जनवरी को भी पूछा गया था ऋतुओं से संबंधित, लेकिन इसमें हमसे पूछा जा रहा है सबसे कम प्रासंगिक, तो वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। विद्यार्थियों का से वही प्रश्न आप पूछें, वहीं से शुरुआत करें जो कि उनके अनुभव में हो, जो कि उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सबसे कम प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी, यानी कि जो छूने से, टच करने से फैलता है, और दूसरा है गैर संचारी यानी जिसे छूने से, टच करने से नहीं फैलता, ऐसे रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। ये हमारा शैक्षिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ऑप्शन फर्स्ट है हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों। ऑप्शन सेकंड है यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। थर्ड है सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। फोर्थ है बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है, जो कोल्ड होता है, उसका संचार, उसका फैलना मधुमेह यानी डायबिटीज के संचार से कैसे अलग है। अगर आपको सर्दी जुकाम किसी एक सदस्य को हो जाता है घर में तो वो लगभग सबों को हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज अगर आपको हो गया तो वो टच करने से, छूने से, या फिर अगर आपने जूठा खाना खा लिया है तो दूसरे को फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती हैं जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है। सेकंड है यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। थर्ड है यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। और फोर्थ है यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। तो पृथ्वी का अंतरिक्ष से जो चित्र लिया गया है, ऐसा चित्र दिखाने से, ऐसा कोई इमेज दिखाने से क्या होगा कि यह भूदृश्य को यानी पृथ्वी का जो दृश्य है उसे समझने में मदद करेगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट है पौधों में अनुकूलन, सेकंड है पौधों में विविधता, थर्ड है फूल के भाग, और फोर्थ है पौधों में बीजों का स्थानांतरण। तो देखिए, इन 2 पौधों में बीजों का स्थानांतरण नहीं समझाया जा सकता है। गुलाब में फूल भी होते हैं तो वो हम समझा सकते हैं। 2 पौधों में क्या विविधता होती है इसे भी हम समझा सकते हैं। पौधे कैसे अनुकूलित होते हैं, अनुकूलन कैसे करते हैं, यह भी समझा सकते हैं, लेकिन बीजों का स्थानांतरण नहीं समझा सकते, इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है यातायात संकेत, सेकंड है चाय की दुकान, थर्ड है परित्यक्त तालाब, और फोर्थ है सीवेज नाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, चाय की दुकान जो है वो समुदाय के लोग ही करते हैं, वो समुदाय से प्राप्त उदाहरण है। यातायात का संकेत और ये सब हमारा ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 10 जनवरी को पूछे गए थे, और इनमें भी जैसे 8 जनवरी का जो प्रश्न पत्र था सेम वैसा ही था यह भी, और इसमें भी पेडागोजी का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक तरीके से बोलें तो थोड़ा ऊंचा स्तर का था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।